नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेएनयू में इस वक्त सियासत की आग लगी हुई है। नया जो भूचाल आया है राजनीति का, वो एक छात्र के गायब होने पर आया है। दरअसल वाम दल से प्रेरित जो छात्र हैं, उन्होंने वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को 24 घंटे तक बंधक बना के रखा, उसके बाद छोड़ दिया हालांकि। लेकिन अब उनका यह कहना है कि शुक्रवार को वो गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर धावा बोलेंगे। एक छात्र का अचानक गायब हो जाना, यूनिवर्सिटी प्रशासन का नजरबंद हो जाना, शिक्षा के मंदिर का सियासत का अखाड़ा बन जाना। डपली पर यह राग बता रहा है कि यह नजारा देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी जेएनयू का है। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा यहाँ सियासत सुर्खियों में रहती है। वामपंथ के इस गढ़ में एक बार फिर आग लगी। मसला है एमएससी के एक छात्र नजीब का अचानक हॉस्टल से गायब हो जाना। नजीब पिछले 14 अक्टूबर की रात से गायब है और उसके गायब होने को लेकर जेएनयू में वामपंथी संगठनों की राजनीति सरगर्म है। हद तो तब हो गई जब बुधवार को वामपंथी संगठनों की अगुवाई में छात्रों के झुंड ने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार समेत 10 अधिकारियों को बंधक बना लिया। उन्हें 24 घंटे बाद इन लोगों ने छोड़ा। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष मोहित पांडे ने जैसे ही बंधकों को छोड़ने का ऐलान किया, शेम शेम के नारे लगने लगे कि इनके जो लोग आका हैं, जो लोग ऊपर बैठ के इनको इशारा कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री पे, उसके घर पे जाके कल हम लोग मार्च करेंगे, उसके घर का भी घेराव करेंगे और एक करारा मैसेज देंगे कि हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि लगातार जो नजीब का कॉज है उसको विड्रॉ, नजीब का कॉज को दूर किया जा रहा है लगातार। साफ था कि वामपंथी संगठन 2 हिस्से में बढ़ चुका था। एक गुट नहीं चाहता था कि बंधक अधिकारियों को छोड़ा जाए। 24 घंटे बाद आखिरकार जेएनयू का बंधक संकट खत्म हो गया है। वीसी समेत तमाम जो अफसर एडमिन ब्लॉक में जो छात्र हैं उन्होंने घेर कर रखा था, वो अब एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकल गए। और लेकिन इस बात को लेकर के अब जो छात्र, प्रदर्शनकारी छात्र हैं, उनके बीच में ही कुछ मतभेद यहाँ पर उभरे हैं कि जो प्रदर्शन है उसको जारी रखा जाए। इससे पहले बुधवार को आंदोलनकारी छात्रों ने एडमिन ब्लॉक को चारों तरफ से घेरकर सभी अधिकारियों को बंधक बना लिया था। छात्रों का गुस्सा देख खुद वाइस चांसलर जगदीश कुमार सामने आए। उन्होंने छात्रों से अपील की कि धरना बंद करें। I again appeal to you that our first concern should be to bring back Najib to our university so that he can continue to study here without any fear. वाइस चांसलर ने छात्रों से अपील की कि एडमिन ब्लॉक में फंसे कई लोगों को गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें घर जाने दिया जाए। Some of the officials are patients of blood pressure and they are highly diabetic. They are not able to take their medicines. If this continues, their health is bound to be deteriorating and it can become very serious. छात्रों पर वाइस चांसलर की अपील का कोई असर नहीं हुआ। जेएनयू में वामपंथी छात्रों की ढपली पर उनका अपना राग बजता रहा। इस बीच बंधक बनी महिलाएं करवा चौथ के लिए घर नहीं जा पाई। अधिकारियों की पत्नियां अपने पतियों से नहीं मिल पाई। लोगों को दवा तक नहीं मिल पाई। हमारे यहाँ बहुत सारी महिला कर्मचारी हैं जो करवा चौथ का व्रत रखी थी। उनको बहुत मुश्किल से, और जब हमारे कर्मचारी एसोसिएशन के लोग उनके पास गए और उन्होंने दबाव डाला, झगड़े की नौबत आई, तब जाकर इन लोगों ने उन महिलाओं को जाने की इजाजत दिया। बहरहाल 24 घंटे बाद छात्रों ने एडमिन ब्लॉक को छोड़ने का फैसला किया। साथ ही शुक्रवार को गृह मंत्रालय के सामने मार्च करने का ऐलान भी कर दिया। ये मामला पहले ही गृह मंत्रालय की दहलीज तक पहुंच चुका है। जेएनयू जो है एक पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। उसमें पढ़ाई में ध्यान रखे और अपना जो एक्टिविटीज जो करना है वो कानून के दायरे में करे। लेकिन कुछ लोगों का तो शायद आदत सा बन गया कि उनको पढ़ाई और वहाँ का नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। साफ है जेएनयू की छात्र राजनीति में जो आग लगी है वो अभी बुझने वाली नहीं। अरविंद ओझा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक।
जेएनयू के हॉस्टल में रहने वाले नजीब अहमद का दरअसल एबीवीपी के कुछ छात्रों से लड़ाई हुई थी। कहा जा रहा है उस वक्त तो मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसके बाद अगली सुबह से वो गायब हो गया। अब इसी को लेकर वहां पर छात्र राजनीति गरमाई हुई है। वाम दल एबीवीपी के सामने खड़े हैं और सीधे वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के विरोध में खड़े हैं। एक छात्र 6 दिनों से गायब है, जिस पर जेएनयू में राजनीति चल रही है। एक पक्ष उसकी गुमशुदगी पर कोहराम मचा रहा है, तो दूसरा पक्ष इस मामले की तह में जाने की बात कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही। पहले उस स्टूडेंट पे उनकी एक्शन लेने की बात वो करते हैं, और जिस तरह एबीवीपी को इसमें लाया जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एबीवीपी का इसमें कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एबीवीपी को जबरदस्ती इसमें खींचने की कोशिश हो रही है। छात्र नजीब अहमद के गायब हो जाने का ये मामला सांप्रदायिक रूप ले रहा है। मसला भी उसी रंग के साथ उठा है। ये मसला शुरू हुआ 14 अक्टूबर की रात को, जब विक्रांत नाम का एक छात्र मेस के चुनाव के लिए नजीब से समर्थन मांगने पहुंचा। आरोप है कि नजीब ने उसे चांटा जड़ दिया। नजीब ये एक्सेप्ट ही कर लेता है कि हम मुझसे गलती हुई है, मैंने मारा है। ये वार्डन्स कमेटी की रिपोर्ट में भी है, जो अभी सारे पब्लिक हो चुकी है, जो प्रोक्टर की तरफ से मिला, वार्डन्स की तरफ से भी हम ये बात मिला है। तो जेएनयू ऑफिस भी है, तो पांडे सर ये आते हैं, मोहित पांडे ये आते हैं, शत्रुपा ये सब निवान उमर खाली सब आते हैं। ये बात तो मैटर इतना पोलिटिसाइज करके इतना बड़ा बना देते हैं कि ये बात ये अचानक लगता है ये कम्युनल वायलेंस, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का ये झगड़ा हुआ है। इन्हीं तीनों से नजीब अहमद की झड़प हुई थी। मामला प्रशासन तक पहुंचा था। इन छात्रों की माने तो वार्डन कमेटी की रिपोर्ट में मामला खत्म हो गया था। आप वापस आज एक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको लेके हमें लेके इतना मामला पोलिसाइज किया जा रहा है, हम दोनों को मोहरा बना के इतना किया जा रहा है कि बाद में जाके हमें आपके एकेडमिक करियर में, मेरे एकेडमिक करियर दोनों में फर्क पड़ने जाएगा। 14 अक्टूबर की रात नजीब की इन छात्रों के साथ झड़प हुई और 15 अक्टूबर की सुबह से ही नजीब गायब है। यूनिवर्सिटी कैंपस में नजीब की तलाश में पोस्टर चिपक गए हैं। उसकी सूचना देने वाले को 50,000 रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है। नजीब को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आसपास की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो जेएनयू कैंपस के अंदर नहीं पहुंची है। उनका कहना है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे कहा है कि वो खुद अपने लेवल पर नजीब को ढूंढ रही है, इसी वजह से पुलिस अंदर नहीं गई है। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। नजीब अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट बसंत कुंज थाने में उसकी मां ने पिछले 15 अक्टूबर को दर्ज कराई थी। पुलिस नजीब की तलाश में इधर उधर हाथ पांव मार रही है। जैसे एनसीआरबी को इन्फॉर्म करना, सीबीआई को इन्फॉर्म करना, जिपनेट पे डालना, सभी एसएसपीज को इन्फॉर्म करना लोकल थाने में, ये सारी कार्रवाई हो चुकी है। और इसके अलावा इस पर हमने 50,000 रुपए का इनाम भी दिया है। जेएनयू की राजनीति की ही तरह नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में भी छात्र दो धड़ों में बंट गए हैं। वामपंथी दल जहां प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, वहीं एबीवीपी से जुड़े नेताओं का कहना है कि नजीब यूनिवर्सिटी में ही कहीं छिपा हुआ है, तलाशी हो तो सामने आ जाएगा। हर किसी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जेएनयू कैंपस में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं और अगर जरूरत पड़े तो पुलिस को भी कैंपस में बुलाया जाए। जेएनयू में नजीब अहमद के नाम पर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं नजीब के परिवार वाले बदायूं से दिल्ली पहुंच गए हैं। नजीब की मां फातिमा का रो रो कर बुरा हाल है। कहती हैं उन्हें बस बेटा चाहिए। मेरा बच्चा कहाँ है? आज 6 दिन हो गए, कोई सुराग नहीं, ना प्रशासन, जेएनयू प्रशासन, ना पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है, ना कोई मेरी हेल्प कर रही है। जो कुछ हुआ है उसके सारे आई विटनेस हैं। मेरे बच्चों को 3 बार मारा गया, कमरे में घुस के मारा गया, बाथरूम में घुस के मारा गया, ऊपर से घसीट के नीचे ले जाके वार्डन के रूम के बाहर खड़ा करके मारा गया। जेएनयू प्रशासन, छात्र संगठन, नजीब के परिवार वालों के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर नजीब गया कहाँ? मामला सियासी रंग पकड़ चुका है। कैंपस से लेकर गृह मंत्रालय तक अलर्ट पहुंच चुका है। अरविंद ओझा, चिराग गोठी के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। अगली खबर स्पेशल रिपोर्ट में गया से है। आदित्य सचदेवा एक कारोबारी का बेटा। कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सिरफिरे को, उसकी कार को साइड से जगह नहीं दी थी आगे निकलने की। उस शख्स ने उसकी हत्या कर दी। जी हाँ, और इस हत्या का आरोप लगा है एक रसूखदार दबंग के बेटे पर, रॉकी पर, लेकिन उसे जमानत मिल गई। देखिए। आदित्य सचदेवा की मौत का आरोपी रॉकी यादव जमानत पर रिहा हो चुका है। उसकी जमानत की खबर आदित्य की मां को जला रही है। हाई कोर्ट से ये जानना चाहते हैं वहाँ के जस्टिस जो भी है कि किस बिना पे उसको बेल दी गई है। एक अपराधी को, मर्डर को किस बिना पे दी गई है, बस वो बता दे हमें एक बार।
ऐसे सरेआम किसी का मार दे और उसको बेल मिल जाती है हाई कोर्ट से। हमारा गया कोर्ट से नहीं मिली उसको बेल। चांद सचदेवा ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई नेता उनके दरवाजे पर नहीं फटकेगा। जब तक उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अदालत की चौखट से हताश लौटने के बाद आदित्य के घर वालों का मन टूट गया है। ये हमारी तरफ से एक मैसेज है बिहार के पूरे नेताओं का या कहीं के भी नेताओं का कि हम अरे घर में कोई भी नेता पैर नहीं रखेगा क्योंकि जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं हो, मेरे घर में कोई ना आए, हम उन लोगों के आगे गिड़गिड़ा नहीं सकते और ना कुछ बोल सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार की ओर से सबूत पेश करने में कोई कमी रही होगी, इसीलिए रॉकी यादव को जमानत मिली। इसी साल मई में आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ कार से वापस लौट रहा था जब गया शहर में कार को साइड नहीं मिलने से बौखलाए रॉकी यादव ने आदित्य को गोली मार दी थी। इस हत्याकांड की खबर कई दिनों तक मीडिया में छाई रही थी और काफी दबाव के बाद रॉकी यादव, उसकी मां और पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विमलेंदु चैतन्य, गया आज तक। डेंगू, चिकनगुनिया, लेकिन अब इसके साथ साथ बर्ड फ्लू का खतरा। हालत ऐसी कि दिल्ली जू को बंद कर दिया गया था, अब दिल्ली सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में नई बीमारी से सावधान। डेंगू और चिकनगुनिया के बाद बर्ड फ्लू से हड़कंप। पक्षियों से इंसानों में फैलता है H5N1 वायरस। यह वायरस इंसानों की जान ले लेता है। ये दिल्ली के उस चिड़ियाघर की तस्वीरें हैं जहां हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, जानवरों को देखते हैं, लेकिन आजकल चिड़ियाघर पर ताला जड़ा है। चिड़ियाघर को क्यों बंद कर दिया गया है, इसका पूरा सच आपको दिखाएंगे। उससे पहले दिल्ली की मुर्गा मंडी की तस्वीरें भी देखिए। जी हाँ, यह है दिल्ली की मुर्गा मंडी। हर दिन यहाँ से मुर्गों की गाड़ियां लोड होकर पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाती हैं। इस वक्त मुर्गा मंडी में मुर्गे की मांग कम हो गई है और मेडिकल टीमें यहां अलर्ट पर हैं। तो अब सच्चाई सुनिए। सच ये है कि दिल्ली में बर्ड फ्लू आ गया है, यानी पक्षियों में H5N1 वायरस घुस गया है और अगर इन पक्षियों के संपर्क में कोई इंसान आया तो उसमें भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा है और ये वायरस इंसानों की जान भी ले सकता है। दिल्ली के चिड़ियाघरों में अब तक 10 पक्षियों की मौत हो चुकी है। इन 10 में से 8 पक्षियों में H5N1 इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सभी प्रवासी पक्षी हैं। दिल्ली जू में बुधवार को भी 2 पक्षियों की मौत हुई। इसके अलावा सुंदरनगर में 3 कौवे, डियर पार्क में 3 पक्षी मरे हैं। चिड़ियाघर की तरह डियर पार्क भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के इस खतरे को भांपते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई है। पूरे दिल्ली के अंदर इंटरनल लेवल पे हमने डिपार्टमेंट को अलर्ट किया है। 6 रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है जो इन सारे पॉइंट्स पर मॉनिटर करती रहेगी कि अगर कोई घटना होती है। चिड़ियाघर के पूरे कैंपस में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। प्रवासी पक्षियों पर भी नजर रखी जा रही है। हम आपको बता दें कि बर्ड फ्लू का वायरस जब घरेलू या पालतू पक्षियों में घुसने लगता है तो ये इंसानों के लिए घातक बन जाता है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। नंबर है 011-2389-0318। सरकार ने अपील की है कि अगर पक्षियों की मौत देखें तो फौरन सूचित करें। पूरे दिल्ली के लोगों से अपील है हमारी कि अगर कहीं भी उनके नजर में अगर इस तरह की किसी पक्षी की मौत या इस तरह की हैपनिंग दिखती है तो इस पर जरूर सूचित करें, जिससे कि हम उनको टेस्ट करके और उसकी वस्तुगत स्थिति का जो है वो आकलन लगाया जा सके। बर्ड फ्लू का खौफ दिल्ली की मुर्गा मंडी में भी पहुंच गया है। वो इसलिए क्योंकि बर्ड फ्लू में मुर्गा खाना खतरे से खाली नहीं है और मंडी में मुर्गे की डिमांड घट गई है। अब मुर्गा मंडी में पूरी एहतियात बरती जा रही है। नहीं, कोई डरने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ बिल्कुल मुर्गे में कोई केस भी कंप्लेंट नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा और कोई बीमारी नहीं है। H5N1 वायरस पक्षियों से होते हुए इंसान की बॉडी में जाता है।
ये वायरस फेफड़ों में इन्फेक्शन कर देता है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इस वायरस के शिकार होने से 90% लोगों की मौत हो जाती है। जो स्लॉटर हाउसेज हैं जहाँ पे मीट हैंडलिंग होती है, वहाँ पे ज़्यादा सतर्कता की जरूरत है। प्रॉपरली पका हुआ चिकन, उसमें ये वायरस रह ही नहीं सकता। बर्ड फ्लू सबसे पहले साल 1996 में चीन के अंदर एक बतख में पाया गया था। इसके बाद साल 1997 में हांगकांग में सामने आया। अगर एक इंसान में ये इन्फेक्शन हो जाए तो दूसरे में तेजी से फैलता है। यानी दिल्ली पर अब नई मौत मंडरा रही है। मणिदीप के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं बिग बॉस का बवाली बाबा। आरोप ये है कि चोरी करता था ये शख्स, नाम ओम जी, और अब बिग बॉस में एंट्री हो गई है। लेकिन तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की इन पर। ओम जी महाराज पर साइकिल चोरी, हथियार रखने और चोरी के मकसद से जबरन दूसरों के घरों में घुसने का आरोप है। ओम जी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो बिग बॉस के घर से सीधे जेल में होंगे। यकीन नहीं आता तो ओम जी महाराज के सगे भाई से उनका सच सुनिए। ब्यूटी पार्लर खोले थे, उसमें उन्होंने चिंजपट किया था, उसमें बड़ी हो गए थे। मेरा मकान हड़पना चाहते थे, उस चक्कर में ताला तोड़ करके मेरे साइकिल के पार्ट्स ले गए, साइकिल ले गए, पैसे ले गए, मकान के कागजात ले गए चुरा करके मेरे बक्से में से। बिग बॉस के इस बाबा के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वारंट जारी किया है। ओम जी महाराज पर एक महिला ने चोरी के मकसद से घर में घुसने का आरोप लगाया है। ओम जी 5 साल जेल में काट चुके हैं। ओम जी पर आर्म्स एक्ट, टाडा और दूसरे कानून के तहत मामला भी दर्ज है। हम आपको बता दें कि ओम जी के छोटे भाई प्रमोद झा दिल्ली में लोधी कॉलोनी के खन्ना मार्केट इलाके में रहते हैं और वो बाबा के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। साधु का रूप उन्होंने 1972 में बनाया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढोंग है, 420 का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि बिग बॉस 10 के प्रीमियर से ठीक 2 दिन पहले ही चोरी के मामले में ओम जी महाराज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ओम जी को 14 अक्टूबर को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना था और जब ओम जी या उनकी तरफ से कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अब अगली सुनवाई 8 नवंबर को है। बिग बॉस 10 में आम जनता की एंट्री के रूप में सदाचारी बाबा उर्फ ओम जी भी मौजूद हैं वहां पर, लेकिन बताया जाता है कि उनका बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। साउथ दिल्ली की पॉश इलाके न्यू खन्ना मार्केट के पास यही वो जगह है जहां बताते हैं उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट दिया था उसमें बताया कि उनका ये घर है, जबकि वो भी विवादित चल रहा है। उनके सगे भाई प्रमोद झा यहाँ रहते हैं, उनका कब्जा भी है, लेकिन उन्होंने जबरन ताला तोड़ करके अंदर चोरी करी और उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया उनके। इस बाबा से आपको जरूर मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को मारने की धमकी दे चुका है ये शख्स। शाहरुख खान, आमिर खान जैसे कई स्टार्स के लिए कहता है कि उनको तो मैं किडनैप कर लूंगा। यानी जहां बाबा वहां बवाल। देखिए ओम जी के वो कारनामे जिनके चलते वो सुर्खियों में आए, फिर इन्हीं सुर्खियों की बदौलत बिग बॉस सीजन 10 के कंटेस्टेंट भी बन गए। जी हाँ, ओम जी। असली नाम विनोदानंद झा। विनोदानंद झा उर्फ ओम जी और विवादों का चोली दामन का साथ है। जुबान सारी हदें लांघ जाती है, मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं ओम जी, और यही सब कुछ वो बिग बॉस में भी कर रहे हैं। अपनी 2 साथी महिला कंटेस्टेंट से भिड़ चुके हैं ओम जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन है ये ओम जी और इन्होंने कौन कौन से गुल खिलाए हैं। बाबा रामपाल और आसाराम के पक्ष में भोपाल में आंदोलन चलाने की धमकी। हिट एंड रन केस में बरी होने के बाद सलमान के खिलाफ आंदोलन की धमकी। 2013 में ओम जी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को दी गोली मारने की धमकी। साल 2015 में न्यूज चैनल के लाइव शो में महिला से मारपीट। लव जिहाद के नाम पर शाहरुख, आमिर और सैफ अली खान को किडनैप करने की धमकी। आर्म्स एक्ट और टाडा जैसे कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं ओम जी पर। आप शायद चौंक जाएं, लेकिन ये सच है। ओम जी 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे। नारायण साईं की ओजस्वी पार्टी के बैनर तले ओम जी दिल्ली का सीएम बनना चाहते थे, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे अरविंद केजरीवाल। तो देखिए कैसे तब ओम जी ने खुलेआम दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, शाहरुख, सैफ और आमिर को अगवा करने की धमकी दे डाली, वो भी खुलेआम।
हमने शाहरुख खान को कहा है, सैफ अली खान को कहा है और आमिर खान को कहा है कि तुमने हिंदू लड़कियों से शादी किया है नाटक करके, तुम यहाँ आकर के हिंदू धर्म में प्रवेश लो और यहाँ पर शादी करो। यदि अगले वैलेंटाइन तक यदि ये तीनों यहाँ पर नहीं आए। बाबा का बवाल आपने देख लिया। आप रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सुल्तान और दंगल, किसमें कितना है दम, कौन है हरियाणा की शान। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।